हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4। और कल के वीडियो में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को पढ़ा था और उसमें छोटे छोटे पॉइंट जैसे H2 N2 इस तरह से छोटे वाले समझे थे कि किस तरह से हम उसका जो बैलेंस है दोनों तरफ का बराबर करते हैं। तो ये जो आज हम बताने जा रहे हैं चार ऐसे हैं जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं। हर बार परीक्षा में एक ना एक इसमें से आ जाता है, इसलिए हमने ढूंढ के इनको अलग से नोट किया है और वही आपको आज हम बैलेंस करना सिखाएंगे। चार हैं और ये चार ही आपको बैलेंस करना सीखना है और आपकी बुक में है, आप करते रहिए। जो आपके समझ में नहीं आता है कमेंट करके हमको बताते रहिए और उसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। और इसी में आज आपको हम पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण कल हमने पढ़ा ही दिया था। तो इन सब पॉइंट पे आज डिस्कस करेंगे और आज ही इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। पहला चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। चार बताएंगे, चारों अच्छे से रट लेना, नोट कर लेना, समझ लेना, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो संतुलित रासायनिक समीकरण को लेकर के। देखो कल हमने सिखाया था, आप लोगों को कुछ आ भी गया होगा, आज करके देखते हैं। देखो उसी तरह से करना है जैसे हमने कल किया था। जैसे देखो Fe2 है तो ये दोनों क्या है, Fe और ऑक्सीजन जो है वो एक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे Fe2 और ऑक्सीजन के 3, इसको एक डिब्बे में अलग बंद कर देंगे। Al को हम एक है, इसको हम अलग कर देंगे। फिर तीर का निशान बनाएंगे। Fe कितना है आपके पास, एक है। फिर ये दोनों देखो क्या है, ये एक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, Al2O। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास कितना है, एक है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो Fe भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Fe 2 हो गया। एल्युमिनियम का 2 है तो यहाँ पर कितना है, 1 है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये भी कितना हो जाएगा, 2। अब चलिए देखते हैं सही हो गया कि नहीं। देखो Fe 2 है, यहाँ पर भी Fe 2 है। ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और इसी तरह से एल्युमिनियम का 2, इधर भी उधर भी। इसका मतलब कि जो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो गया। संतुलित करने के बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। देखो यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे Fe2O3 प्लस यहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2A। ठीक, फिर यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ पे 2 हुआ तो लिखेंगे 2Fe प्लस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे Al2O3। ये आपका संतुलित हो गया। क्या हो गया, ये आपका संतुलित हो गया। देखो कैसे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 3 है, 2L है तो यहाँ पर भी Al2 है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला समझते हैं। अब इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए इस अभिक्रिया को आपको ध्यान से समझना। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले तो अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ा करो जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या गड़बड़ हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे Na है, सिंगल है, S सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, O4 है, यहाँ भी O4 है। मतलब अभी तक क्या गड़बड़ हुआ कि यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे अकेला है, यहाँ तक। उसके बाद Ba Cl2 यहाँ पे। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो उसी तरह से हमने लिख रखा है Na2S। देखो अगर ब्रैकेट में होता इस तरह से, ध्यान से इधर देखो, अगर लिखा होता SO4 तब तो ये जो 4 है वो S के लिए भी होता और ऑक्सीजन के लिए भी होता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है इसलिए हम S को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसलिए S को 1 लिखा है, O को 4 लिखा है, Ba को 1 लिखा है, Cl को 2 लिखा है। इस तरह से
आप बैलेंस करेंगे। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड है आपका वो भी इस तरह से लिख लेंगे। तो लिखने के बाद फिर हम उसमें तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन कितना अधिक है कौन कम है। तो इस तरह से जब हमने सब कुछ देख लिया तो हमने देखा कि यहाँ पर जो NaCl है वहाँ पे 2 अगर हम रख देते हैं तब हमारा Na2 भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखने से क्या होता है कि Na2 भी हो जाएगा, ये Na के लिए भी होता है और ये Cl के लिए भी होता है। तो हमारा क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, सोडियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हो गया। तो अब इसके बाद हम अगला वाला समझते हैं। ठीक, चलो अब हम इस रिएक्शंस को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है NaCl, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। H2O जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 है ना, Cl2 और H2। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ध्यान से देखना, हमेशा जल्दबाजी नहीं करना है। पहले तो रिएक्शंस को, समीकरण को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको फिर सोचना है कि इसमें क्या, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो पहला क्या लिखा है Na, यहाँ पर भी Na है, Cl यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Cl कितना है, 2 है। अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पर भी H2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है और यहाँ पर भी अकेला है। तो देखो किस तरह से संतुलित करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो सोडियम का कितना हो जाएगा, 2 और क्लोरीन भी हो जाएगा 2। ध्यान से समझना, सोडियम के 2, उसके बाद यहाँ पे जब हम 2 से करेंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो सोडियम के 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए और यहाँ पे जब हाइड्रोजन का हम 2 करेंगे तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी आपके पास कितना है, 2 है, हाइड्रोजन के 4 हैं और आपके पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो जाएगा, 4। अब फिर से ध्यान से देखना है, सोडियम 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, तो ऑक्सीजन के भी आपके पास कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर हम इसी अभिक्रिया में इस तरह से 2 लिख देंगे। दूसरे वाले में भी 2 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो हमने 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्लोरीन में कुछ हुआ नहीं हुआ, हाइड्रोजन में हुआ है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब फिर से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो देखो एक चीज़ और बता दें, परिभाषा लिखना बड़ी बात नहीं है। अगर आपको परिभाषा आती है, आपने लिख दिया बहुत बना चना के, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आता है तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए एग्जाम्पल ज़रूरी है, उसका उदाहरण ज़रूरी है, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसमें आपको एग्जाम्पल जरूरी है। अगर आपको बाई चांस परिभाषा नहीं याद है तो आप रिएक्शन से ही आप परिभाषा बना सकते हो, समीकरण से ही परिभाषा बना सकते हो। तो इसलिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में आपको बहुत अच्छे से समझ के लिखना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, पहला पॉइंट। तो अब ध्यान से हमारी बात को सुनना, हमने लिखा नहीं है, आपको सुनना है, आप सुनकर नोट कर सकते हो। ऊष्माक्षेपी, देखो रिएक्शंस में क्या होता है, अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, अभिकारक, और दूसरा क्या है, उत्पाद। तो आप कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ
क्योंकि जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कह सकते हो जब किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्शन को ध्यान से समझो, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है, मतलब ऊष्मा भी प्राप्त हो। क्या कह रहा है कि उत्पाद निर्माण के साथ साथ अगर उस अभिक्रिया के उत्पादन में ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान से समझना, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस जल के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब क्लियर हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। देखो अब इसमें आपको क्या कहना है, इसमें आप कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित की जाए, ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, शोषी अभिक्रिया, इसी से आपको याद कर लेना है। शोषी अभिक्रिया मतलब कि ऊष्मा क्या हो, अवशोषित की जाए तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और ऊष्मा दी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, अलग हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाएगा, ऊष्मा दी जाएगी, मतलब कि ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित की जा रही है, किसके द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, और बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। परिभाषा भी आप आसानी से लिख सकते हो, शोषी है तो इसका मतलब कि वहां पे अवशोषण होगा, क्षेपी है तो वहां पे ऊष्मा का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वो अगले पॉइंट में समझते हैं। अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, इसलिए हमने लिख रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इसका एग्जाम्पल है C6H12, ये आप सभी को पता है क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज होता है और ये ऑक्सीजन है और टूट के क्या बना रहा है, CO2 H2O प्लस ऊर्जा। तो ये आपका रिएक्शन है। तो चलिए हम समझते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके पहले हमने जैव प्रक्रम पढ़ाया है और उसमें श्वसन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है डिटेल में। तो आप अगर समझ में श्वसन को पढ़ना है तो आप जैव प्रक्रम पढ़िए, हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हो शिवा साइंस क्लासेज पे। तो अब बात करते हैं श्वसन की। देखो श्वसन में एक्चुअली क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, जब हम श्वसन मतलब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है ना। और ऊष्माक्षेपी आपने अभी पढ़ रखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा का भी उत्पादन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो उन्होंने क्या ले लिया, श्वसन को ले लिया कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है और उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है, जो अभी हमने बताया, ग्लूकोज का दहन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो अतः श्वसन एक ऊष्मा, आप लिख सकते हो कि अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस तरह लिख सकते हो कि श्वसन की अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है जिसे हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, 6O2
6CO2 प्लस 6H2। देखो अभी संतुलित करना हमने सिखाया है कि किस तरह से समीकरण को संतुलित करेंगे। ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ से ये 6 हटा दें, यहाँ से भी आपका ये 6 हटा दें, तब क्या ये संतुलित है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 कितना C6 है, तो यहाँ पर भी हमने 6 लिख दिया था, तो ये C6 हो गया। अब देखो यहाँ से हमने क्या बताया कि जो बाहर लिखा होता है वो दोनों के लिए होता है। ऑक्सीजन 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर 6 ये है और 6 दूनी 12। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 12, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया। हाइड्रोजन के 2 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 12 हो जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन भी ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6 है। इस तरह से आप समीकरण को संतुलित करके लिख सकते हैं। इसको हम देखो सही से लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या लिखेंगे 6 CO2 प्लस 6H2 है ना, और प्लस ऊर्जा। तो आप इस तरह से ये फार्मूला लिख सकते हो। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इस तरह से आपको पता हो गया कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। इस तरह से आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं आएगा। बैलेंसिंग आएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के थे हमने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपको समीकरण संतुलित करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसको हम संतुलित करके आपको अच्छे से बताएंगे। थैंक यू।